Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 5 of the chapter 5 Management Matter. The topic I am going to discuss in this part is bar magnet as an equivalent solenoid. क्षण चुंबक का आचरण धारावाही परिणालिका के समान, मतलब क्षण चुंबक और धारावाही परिणालिका दोनों एक दूसरे के समतुल्य है, ये शो करना है और इसको हम मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे। यह शो कर पाएंगे हम लोग कि यह शो करने हम लोग जा रहे हैं कि सोलेनॉइड के एक्सिस के किसी पॉइंट पर उसके सेंटर से सोलेनॉइड के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, वहाँ पर जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक्सियल फील्ड होगा, अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र का मान जितना होगा उस पॉइंट पर, मतलब एक्सियल फील्ड का वैल्यू करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण, धारावाही परिणालिका के कारण, परिणालिका के अक्षीय बिंदु P पर जितना मान होगा सेंटर O से R डिस्टेंस पर, उतना ही मान, उतना ही वैल्यू, माने मैग्नेटिक फील्ड का एक्सियल वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का किसी एक्सियल पॉइंट के बार मैग्नेट के सेंटर से उसके एक्सियल पॉइंट P पर उतना ही डिस्टेंस, अगर स्मॉल r डिस्टेंस पर ही वह पॉइंट लिया जाए किसी बार मैग्नेट के एक्सिस पर, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, जितना कि यहाँ सोलेनॉइड के सेंटर से उसके सोलेनॉइड के एक्सिस पर जो पॉइंट है P, उसका डिस्टेंस स्मॉल r लिया गया है। तो इसके कारण हम ऑब्टेन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का जितना एक्सप्रेशन होगा P पॉइंट पर करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण, धारावाही परिणालिका के कारण, अक्षीय जो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू है P बिंदु पर, अक्षीय बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है ठीक उतना ही होगा जितना कि एक बार मैग्नेट के सेंटर से उसके बार मैग्नेट के एक्सिस पर उतना ही डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पर भी पॉइंट अगर P बार मैग्नेट के एक्सिस पर सपोज किया जाता है, तो उस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड का या एक्सियल फील्ड का जो वैल्यू होगा, चुंबकीय क्षेत्र का अक्षीय मान का जो वैल्यू होगा, एक्सियल वैल्यू, वह सेम होगा, दोनों के लिए सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि बार मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नेचर है, पिछले पार्ट के पहले वाले पार्ट में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, दैट इज पार्ट टू में मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के बारे में, पिछला पार्ट 4 था, ये पार्ट 5 है। तो पार्ट 2 में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैंने एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था और उसमें शो भी किया था, डिमॉन्स्ट्रेट किया था, प्रदर्शित किया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्षण चुंबक का, बार मैग्नेट का और करंट कैरिंग सोलेनॉइड, दोनों का नेचर समान था। दोनों ही सिचुएशन में, मतलब बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर करती है, बार मैग्नेट के बाहर से, लेकिन बार मैग्नेट के अंदर, क्षण चुंबक के अंदर या दंड चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, नॉर्थ पोल तक ट्रेवल करती हैं और इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं। बार मैग्नेट के लिए अंदर, बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं और उसी के बगल में जो फिगर, एडजॉइनिंग फिगर था, उसमें मैंने सोलेनॉइड के कारण, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी डिमॉन्स्ट्रेट किया था। उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड का है, वह सोलेनॉइड में भी नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के सोलेनॉइड के बाहर साउथ पोल तक और फिर सोलेनॉइड के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक, मतलब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक सोलेनॉइड के अंदर भी ट्रेवल करती हैं और इस प्रकार एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दोनों ही सिचुएशन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दोनों का नेचर सेम था और इसलिए इसको अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करना हो, शॉर्ट में प्रूव करना हो कि हाउ ए बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, अगर 2 मार्क्स में, अगर इसको 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स में भी, 1 मार्क्स में तो कम ही आएगा, लेकिन 2 मार्क्स में अगर इसको प्रूव करना हो तो हम एक सेंटेंस में लिख सकते हैं कि बार मैग्नेट मतलब क्षण चुंबक और सोलेनॉइड मतलब परिणालिका के चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति वह समान होती है। तथा इसके अलावा एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट में यह जोड़ सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं
इस पॉइंट का जो रिजल्ट होगा, मतलब कि बार में ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड धारावाही परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, धारावाही परिनालिका से होकर करंट आई इंटर कर रहा है, दूसरे इंड से बाहर निकलेगा, तो इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सियल वैल्यू होगा करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पी पर, और बार मैग्नेट के कारण उतना ही डिस्टेंस पर, बार मैग्नेट से के सेंटर से भी उतना ही डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर भी जो एक्सियल पॉइंट होगा वह क्या होगा, सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सियल पॉइंट जो एक्सियल वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि हाउ ए बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए सोलेनॉइड। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में अगर लिखने के लिए आए, तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आए, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट में कि बार मैग्नेट और करंट कैरिंग, बार मैग्नेट एवं तथा करंट कैरिंग सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसका नेचर समान है। मतलब दोनों ही केस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल तक, मैग्नेट के बाहर और करंट कैरिंग सोलेनॉइड के भी बाहर, लेकिन बार मैग्नेट या सोलेनॉइड दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक ट्रेवल करती हैं और इस प्रकार एक बंद लूप का निर्माण करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ किसकी, चुंबकीय क्षण चुंबक की, बार मैग्नेट की और सोलेनॉइड की, जिसको हिंदी में परिनालिका कहा जाता है। तो दोनों माने बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका नेचर सेम है। मैग्नेटिक फील्ड, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट एंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड बोथ आर सेम, नेचर सेम है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। और सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, द एक्सियल पॉइंट, द एक्सियल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द एक्सियल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट आर सेम। मतलब बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पर उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ही, और करंट कैरिंग सोलेनॉइड के सेंटर से भी स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट पी है एक्सियल पॉइंट, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सियल वैल्यू होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो इस ढंग से ये 2 पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स में हम दोनों लिख सकते हैं कि एक्सियल पॉइंट करंट कैरिंग सोलेनॉइड का एक्सियल फील्ड, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग सोलेनॉइड का एवं मैग्नेटिक बार मैग्नेट का दोनों सेम होता है, दोनों का एक्सप्रेशन सेम होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। अगर 12 लेंथ का अगर बार मैग्नेट लिया जाए और 12 लेंथ का ही यहाँ सोलेनॉइड भी लिया गया है, तो उसके सेंटर से, दोनों के सेंटर से एक्सियल पॉइंट के एक्सियल पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा, वैल्यू, वह सेम होगा। तो इससे साबित हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। और अगर 3 मार्क्स डेरिवेशन में है तो मैथमेटिकली भी हम डिराइव कर सकते हैं एनालिटिकल ढंग से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है कई बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में। पिछला टॉपिक जो था, वर्क डन इन रोटेटिंग ए बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्ट 4 में, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो भी डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, उस पर प्रॉब्लम्स भी। और इस पार्ट में, इस टॉपिक के अलावा कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी मैं करूँगा, जो कि पार्ट 4 में जो टॉपिक था, वर्क डन, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग ए बार मैग्नेट इन द यूनिफॉर्म इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पर 2 प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम्स है, उसको भी सॉल्व करूँगा। लेकिन सबसे पहले बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया तो 2 पॉइंट्स लिखेंगे। 2 पॉइंट्स होगा कि दोनों करंट कैरिंग सोलेनॉइड और बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका नेचर सेम है। और सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सियल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर बोथ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट इज सेम। दिस मीन्स बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। लेकिन यहाँ पर मैं मैथमेटिकल ढंग से इसको एनालिटिकल ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ। मैथमेटिकल मैंने ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड के सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करूँगा। और बार मैग्नेट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड का उस एक्सियल पॉइंट पर उतना ही, सेंटर से उतना ही आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले पार्ट में, पार्ट 6 या पार्ट 7 में, कि एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट इट्स एक्सियल पॉइंट एंड इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। 2020 में बिहार बोर्ड में भी लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में उसको पूछा था कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए बार मैग्नेट।
निरक्षीय क्षण चुंबक के निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ये तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी एक्सियल पॉइंट, किसी बोर्ड में एक्सियल पॉइंट के कारण आ जाएगा, किसी के में निरक्षीय, उसका निरक्षीय बिंदु या इक्वेटोरियल पॉइंट के कारण आ जाएगा। तो डिफरेंट बोर्ड्स है, बहुत सारे बोर्ड्स हैं ऑल ओवर इन द कंट्री। तो हर बोर्ड में कभी ना कभी या उस पर प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी टेस्ट प्रॉब्लम में है तो उसको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन वो पार्ट अगले पार्ट के बाद। लेकिन उसके पहले इसमें यहाँ पर बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करते हुए, मतलब बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन का यूज करते हुए यहाँ एक्सियल पॉइंट पी पर, सोलेनॉइड के एक्सियल पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे, जिसमें कि बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन में हम देखे थे कि कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड के एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वह होता है कितना, म्यू जीरो बाई 4 पाई म्यू जीरो बाई 2 एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3/2, जहाँ ए जो है रेडियस है सर्कुलर लूप का और बी जो है सेंटर से सर्कुलर लूप के सेंटर से उसके एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस है, जो कि यहाँ डिस्टेंस बी के बदले मैंने आर लिया है, स्मॉल आर सपोज किया है। और रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड को या सर्कुलर रिंग, मैंने ये सोलेनॉइड तो बहुत सारा सर्कुलर एलिमेंट में से बना हुआ सपोज कंसिस्ट हो सकता है। ये बहुत सपोज किया जा सकता है सोलेनॉइड को कि बहुत सारे सर्कुलर एलिमेंट से कंस्टिट्यूटेड है, या करंट कैरिंग सोलेनॉइड को बहुत सारे एलिमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। सोलेनॉइड का सेक्शन भी सर्किलर होगा। तो एक ऐसा ही सर्कुलर सेक्शन सोलेनॉइड का यहाँ सपोज किया है, छोटा सा एलिमेंट dx लेंथ का c है सर्कुलर सेक्शन सोलेनॉइड का, जो कि सोलेनॉइड के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो अब इसके कारण जो है, इस सर्कुलर एलिमेंट के कारण एक्सियल पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालेंगे, जिसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस सर्कुलर एलिमेंट के कारण, जो सर्कुलर एलिमेंट जहाँ लिए हैं उसके सामने से P पॉइंट का डिस्टेंस r-x है, क्योंकि सोलेनॉइड के सेंटर से एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस सपोज किया है हमने, r सपोज किया है। तो सर्कुलर एलिमेंट से P पॉइंट का जो एक्सियल पॉइंट P का डिस्टेंस होगा वह r-x हो जाएगा। तो r-x डिस्टेंस पर इस सर्किल के कारण, सर्कुलर एलिमेंट C के कारण r-x डिस्टेंस पर ये सर्कुलर एलिमेंट भी करंट कैरिंग होगा, क्योंकि सोलेनॉइड में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो सर्कुलर उसी का पार्ट है सर्कुलर एलिमेंट सी, तो उसमें भी करंट फ्लो करेगा। तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन से हम नोट थे उसको पहले उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, और उसके बाद उस एक्सप्रेशन का यूज से करते हुए हम एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल पाएंगे। और ये भी देखेंगे कि वह जो वैल्यू है एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल फील्ड का जो वैल्यू है सोलेनॉइड के कारण, वह बार मैग्नेट के कारण जो एक्सियल फील्ड का वैल्यू है उसके सेम है, उसके इक्वल है। तब प्रूव हो जाएगा एनालिटिकली मैथमेटिकली कि बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। तो इसके लिए आप डिराइव करने के लिए सपोज करते हैं सोलेनॉइड ऑफ लेंथ है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है। तो सपोज करते हैं लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, करंट जो है कितना है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 2L। सपोज लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड of a solenoid equals to 2L, and this length is equal to the length of a bar magnet। बार मैग्नेट का भी लेंथ यूजुअली 2L या 2A सपोज किया जाता है। और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट जो है इसमें करंट थोड़ा सोलेनॉइड वो I है, करंट इन द सोलेनॉइड कैपिटल I, करंट इन द सोलेनॉइड इज कैपिटल I, दिखाया भी गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसलिए सोलेनॉइड का जो लेफ्ट एंड है वो क्लॉकवाइज उसमें करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव हो जाएगा। और ये जो ये है नॉर्थ पोल जिससे करंट बाहर निकल रहा है, ये तब नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। तो इस प्रकार सोलेनॉइड भी एक एंड उसका जिसमें करंट इंटर कर रहा है क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है, वह साउथ पोल होगा, दूसरा नॉर्थ पोल होगा। तो इस ढंग से सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट के जैसा के इक्विवेलेंट होगा, के इक्विवेलेंट है। इससे भी प्रूफ हो रहा है, इससे भी प्रूफ हो गया कि बार मैग्नेट इज सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए सोलेनॉइड। तो करंट थ्रो इन द सोलेनॉइड इज आई है। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है स्मॉल एन ले लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनॉइड ऑफ द सोलेनॉइड। और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम सपोज करते हैं n इक्वल टू n/2L, n हो गया स्मॉल n, और वो हो गया टोटल नंबर ऑफ लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, तार के लपेटों की कुल संख्या। सोलेनॉइड में क्या होता है, तार की कुंडली है, तार का कॉइल है एक। सोलेनॉइड क्या है, एक थिन कॉपर वायर का यूजुअली कॉपर वायर का यूज होता है, तो उसका पतला तार है
जिसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगा उसके रेडियस के कंपेरिजन में। तो सोलेनॉइड इज ए कॉइल, सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ ए थिन वायर कंसिस्टिंग ऑफ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर अगर ऑफ टर्न सोलेनॉइड में n है, 12 लेंथ में अगर टोटल नंबर l है, 12 लेंथ सपोज किए हैं, इसका टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड 12 जो कि बार मैग्नेट के लेंथ के इक्विवेलेंट है। तो अगर 12 लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स टोटल n है तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, n/12। द स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको इक्वेशन 1 मान ली, सपोज किया। क्यों नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिया? क्योंकि हमने एक सर्कुलर एलिमेंट लिया है c, जिसका लेंथ dx है और सोलेनॉइड के सेंटर से x डिस्टेंस पर है। तो आखिर इस dx लेंथ का जो सर्कुलर एलिमेंट है उसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए। तो अगर पूरे सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का अगर स्मॉल n है तो dx लेंथ का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, सर्कुलर एलिमेंट का नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा। सर्कुलर एलिमेंट में जो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू डी एक्स, स्मॉल n इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसीलिए यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलेनॉइड का लिया गया कि यूनिट लेंथ में, सोलेनॉइड के यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, तो स्मॉल n है, और वह टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बट अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, दोनों के रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि जो सर्कुलर एलिमेंट सी है उसके कारण हम कैलकुलेट कर लेंगे एक्सियल पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे टोटल लेंथ में। यहाँ सेंटर से इधर का लेंथ जो है एल ही है, और सेंटर से राइट जो इंड है ये सोलेनॉइड का, उसका भी लेंथ एल है। लेकिन कन्वेंशन से सेंटर के बाएं तरफ का जो लेंथ है उसको हम, सेंटर से बाएं तरफ और का जो लेंथ है उसको निगेटिव ले लेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। हालांकि लेंथ लेना होगा तो मैग्नीट्यूड ही लेंगे, l प्लस एल, ऐसा नहीं कि l माइनस एल इक्वल टू 0, ऐसा नहीं होगा। मैग्नीट्यूड लेगा तो लेंथ लेंगे, लेकिन कन्वेंशन से जो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से सेंटर से लेफ्ट साइड तक का जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, उसको माइनस एल, और फिर सेंटर से राइट साइड का डिस्टेंस जो है, राइट इंड माने राइट साइड सबसे एक्सट्रीम राइट इंड का जो सोलेनॉइड है उसका डिस्टेंस भी एल होगा। तो इंटीग्रेशन लिमिट होगा टोटल सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सियल पॉइंट पर निकालेंगे तो माइनस एल से -l टू प्लस एल वहाँ, लेकिन पहले सर्कुलर एलिमेंट के कारण निकालना होगा बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन का यूज करके, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड स्मॉल n n/12 हो गया। इसे नंबर ऑफ लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर एलिमेंट कितना हो जाएगा, n इंटू डी एक्स। नंबर ऑफ टर्न्स, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स, सपोज किए हैं एक सर्कुलर एलिमेंट c ऑफ लेंथ dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। रेडियस कितना है सोलेनॉइड का, रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड स्मॉल a, जो कि रेडियस सर्कुलर एलिमेंट का भी रेडियस इतना ही होगा। सोलेनॉइड की एक्सिस से इसका सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, किसी टर्न का। रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड इक्वल्स टू स्मॉल a, से माना ऊपर में लिख चुके हैं सपोज a। अब इसका जो है एक सर्कुलर एलिमेंट के लिए लेट ए सर्कुलर एलिमेंट, सर्कुलर करंट कैरिंग एलिमेंट है, उससे भी करंट फ्लो करेगा। सर्कुलर करंट कैरिंग एलिमेंट C ऑफ लेंथ dx, थिकनेस dx है, क्या लेंथ ऑफ लेंथ dx एट डिस्टेंस x, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज डिस्टेंस x ऑफ लेंथ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर of the solenoid। तो ये डिस्टेंस हो गया सर्कुलर एलिमेंट का c जो लिए हैं, x डिस्टेंस पर है, अपना लेंथ कितना है dx है। हमको निकालना कहाँ है, सेंटर से p पॉइंट पर एक्सियल पॉइंट है, जहाँ कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है p पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट p पर। और इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा सोलेनॉइड में, सर्कुलर एलिमेंट c में, तो n, और सर्कुलर एलिमेंट का लेंथ dx है तो n इंटू डी एक्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इक्वल टू स्मॉल n। मैंने सोलेनॉइड के प्रति इकाई लंबाई में तार के लपेटों की संख्या जो है वह स्मॉल n है, जो कि तार में कुल लपेटों की संख्या, सोलेनॉइड में कुल लपेटों की संख्या बटा अपॉन सोलेनॉइड का जो कुल लेंथ है 12, दोनों का रेशियो हो जाएगा। और सर्कुलर एलिमेंट c लिए हैं, उसका लेंथ dx है, और सेंटर से सोलेनॉइड के सेंटर ओ से ये एलिमेंट जो है x डिस्टेंस पर है, और इसका लेंथ dx है। तो चूँकि करंट कैरिंग सोलेनॉइड धारावाही परिणालिका का के प्रति इकाई लंबाई में लपेटों की संख्या जो है, तार के लपेटों की संख्या, फेरों की संख्या स्मॉल n है। ये टोटल लेंथ में हो गया, 12 लेंथ में स्मॉल n थी, 12 लेंथ में कुल लपेटों की संख्या n है, तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, इकाई लंबाई में सोलेनॉइड का n/12, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से में लेंथ से टोटल लेंथ से डिवाइड हो गया। तो उस सर्कुलर एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड स्मॉल n है। सोलेनॉइड में परिणालिका में तार के प्रति इकाई लंबाई में लपेटों की संख्या n है,
तो इकाई लंबाई में लपेटों की तार के लपेटों की संख्या स्मॉल n हो गया परिनालिका में, और वही जो होगा वहाँ परिनालिका का ही एक पार्ट है सर्कुलर एलिमेंट सी। यहाँ जो वृत्ताकार एक भाग है, अवयव है सोलेनॉइड का सी, तो वो उसमें भी वह भी तो सोलेनॉइड का ही पार्ट है। तो उसमें उसका लेंथ कितना है, dx है एलिमेंट का। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इन द स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा, सर्कुलर एलिमेंट, वो हो जाएगा n इंटू डी एक्स। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स in dx length of the circular current element C, number of turns in the circular current element, या सर्कुलर लूप भी कह सकते हैं उसको, सर्कुलर करंट एलिमेंट या सर्कुलर लूप करंट एलिमेंट और सर्कुलर लूप भी कह सकते हैं। ब्रैकेट में लिख देते हैं सर्कुलर लूप कितना हो जाएगा, n इंटू स्मॉल n इंटू डी एक्स। सर्कुलर लूप ये हो गया n इंटू डी एक्स, n स्मॉल n इंटू स्मॉल n, लेंथ जो है डी एक्स है, तो n इंटू डी एक्स हो गया। ये हो गया n इंटू डी एक्स, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर लूप C, विच इज ए पार्ट ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके अब सर्कुलर एलिमेंट C के कारण जो है हम P पॉइंट एक्सियल पॉइंट P पर हम कैलकुलेट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सोलेनॉइड के सेंटर से एक्सियल पॉइंट P का डिस्टेंस R है। तो इस एलिमेंट से कितना हो जाएगा, और ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट सर्कुलर एलिमेंट जो है सर्कुलर लूप का ही चाहे सर्कुलर एलिमेंट सोलेनॉइड का, वह इसके सेंटर से सोलेनॉइड के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, और इस एलिमेंट का लेंथ जो है या थिकनेस dx है। तो अब इस सर्कुलर एलिमेंट C से कितना पॉइंट हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल से माने सोलेनॉइड के सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस माइनस सोलेनॉइड से सर्कुलर एलिमेंट का डिस्टेंस जो कि x है। तो पूरा डिस्टेंस r है सेंटर से P का, और उसमें से ये डिस्टेंस x को हटा लेंगे, तो सर्कुलर एलिमेंट से एक्सियल पॉइंट P का डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स। तो वही डिस्टेंस कंसिडर करना होगा, वो डिस्टेंस, और रेडियस हो जाएगा ये, सोलेनॉइड का भी रेडियस ये है और सर्कुलर एलिमेंट का भी रेडियस स्मॉल है। Now using Biot-Savart law, application of one of the applications of Biot-Savart law, magnetic field at the axial point of a axial point due to a current carrying circular loop is given by mu naught I n a square upon 2 a square plus b square 3/2। उसी का यूज करेंगे इस स्मॉल एलिमेंट C के कारण, जो सर्कुलर एलिमेंट C है या सर्कुलर लूप C है, जो कि सोलेनॉइड का एक पार्ट है। इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सोलेनॉइड सर्कुलर एलिमेंट C। तो इसके सेंटर से इस सर्कुलर लूप के सेंटर से P पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा r माइनस एक्स है। तो r माइनस एक्स डिस्टेंस पर जो एक्सियल P पॉइंट जो एक्सियल पॉइंट होगा, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा। तो यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, वी हैव बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड at point P, at the axial point P, at the axial point P of the solenoid, सोलेनॉइड का एक्सियल पॉइंट है, सोलेनॉइड की एक्सिस पर है। ये बीच सेंटर से पास करने वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सोलेनॉइड का, उसको एक्सिस कहा जाएगा। सोलेनॉइड का एक्सिस है ये सोलेनॉइड का एक्सिस है, जिससे करंट ये सोलेनॉइड से करंट आई फ्लो कर रहा है, और सोलेनॉइड के सेंटर से पास करने वाला जो लाइन है वह सोलेनॉइड का एक्सिस हो गया। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट P ड्यू टू ए सर्कुलर करंट एलिमेंट या सर्कुलर करंट लूप C, ड्यू टू द सर्कुलर करंट लूप या करंट एलिमेंट, ड्यू टू द सर्कुलर करंट एलिमेंट या करंट लूप कह सकते हैं, सर्कुलर करंट लूप, जो कि एक पार्ट है सोलेनॉइड का, सर्कुलर करंट एलिमेंट और लूप C एट डिस्टेंस r माइनस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर, पॉइंट P का डिस्टेंस है एट द डिस्टेंस r माइनस एक्स, क्योंकि सोलेनॉइड के सेंटर से एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस r है। एट ए डिस्टेंस r माइनस एक्स, स्मॉल r माइनस एक्स, x डिस्टेंस है किसका, सोलेनॉइड के सेंटर से सर्कुलर एलिमेंट का डिस्टेंस स्मॉल x है। तो एट ए डिस्टेंस r माइनस एक्स फ्रॉम
फ्रॉम इट सेंटर, मतलब सर्कुलर करंट लूप के सेंटर से, फ्रॉम सी आर माइनस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सी, दैट इज फ्रॉम सी, सर्कुलर लूप सी, सर्कुलर एलिमेंट सी, ये आपका होगा एक्सप्रेशन डी बी इक्वल टू, पूरा सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, उसका स्मॉल एलिमेंट सी है, सर्कुलर एलिमेंट, उसके कारण डी बी म्यू नॉट आई। अब हमको देखना है यहाँ एन इंटू डी एक्स, सर्कुलर एलिमेंट के कारण, तो सर्कुलर एलिमेंट में कितना है नंबर ऑफ टर्न्स, एन इंटू डी एक्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड विच इज कैपिटल एन बाई 12, और लेंथ जो है सोलेनॉइड का जो लेंथ है वो डी एक्स है, सोलेनॉइड का लेंथ डी एक्स है, ये सोलेनॉइड सॉरी करंट, ये जो आपका सर्कुलर करंट एलिमेंट है उसका लेंथ जो है डी एक्स है, और सोलेनॉइड के सेंटर से इस सर्कुलर एलिमेंट सी का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा सर्कुलर एलिमेंट में, एन इंटू डी एक्स, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके लेंथ में, क्योंकि एन जो है स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है सोलेनॉइड का, तो सोलेनॉइड सर्कुलर एलिमेंट भी सोलेनॉइड का एक पार्ट है, इसलिए उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा पर यूनिट लेंथ में, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड स्मॉल एन में उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट लेंथ में यूनिट लेंथ का डिस्टेंस जो है सोलेनॉइड का स्मॉल एन है, तो डी एक्स लेंथ जो एलिमेंट का है उसका कितना नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, एन इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई रेडियस स्क्वायर होता है, तो यहाँ रेडियस तो ये है सोलेनॉइड का, कहिए चाहे सर्कुलर लूप का, सर्कुलर करंट लूप एलिमेंट का, स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन 2 जो एक्सप्रेशन है बायोट-सावर्ट लॉ का में जो एप्लीकेशन था, सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो वही एक्सप्रेशन का यूज हम यहाँ कर रहे हैं। 2a स्क्वायर था, तो यहाँ रेडियस ए स्क्वायर है प्लस बी जो था उसके सर्कुलर लूप के सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस था। यहाँ सर्कुलर लूप कहाँ है, ये तो पूरा सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का सेंटर वो है, सर्कुलर लूप का सेंटर वो नहीं है, सर्कुलर लूप का सेंटर यहाँ होगा, सर्कुलर लूप सी है तो इसका सेंटर यहाँ होगा, तो यहाँ से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से वह जो है आर माइनस एक्स है, तो बी की जगह यहाँ पर उस ओरिजिनल फार्मूला में बी की जगह आर माइनस एक्स का स्क्वायर और पावर 3/2, ये 2 बाहर में रहेगा ब्रैकेट के बाहर, होल पावर 3/2 था एक्सप्रेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ 1 था स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई 12 था, और इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये किसके कारण हुआ, सर्कुलर एलिमेंट जो सोलेनॉइड का एक पार्ट है इसके कारण, इससे कितना डिस्टेंस पर, आर माइनस एक्स डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट पी है जो सोलेनॉइड का, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि अगर एक्स जो डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस एक से भी ज़्यादा, एक से भी काफ़ी लार्ज है और ए से रेडियस से भी ज़्यादा लार्ज है, तो अब सपोज करते हैं इफ़ आर जो है वह, या ए जो है बहुत छोटा है या आर बहुत बड़ा है, ऐसे भी कर सकते हैं, ए इज वेरी स्मॉल, टू मच स्मॉलर देन स्मॉल आर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द एक्सियल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। तो रेडियस जो सर्कुलर लूप का है, सोलेनॉइड का है, उसका वह जो है एक्सियल पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है सोलेनॉइड का सेंटर से उससे काफ़ी छोटा है, एंड ऑल्सो एक्स जो डिस्टेंस है, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द सर्कुलर एलिमेंट, करंट एलिमेंट सी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, यह एक्स डिस्टेंस भी, इस आर जो डिस्टेंस है वो सेंटर से पी का जो डिस्टेंस स्मॉल आर है उससे काफ़ी छोटा है, एंड एक्स इज ऑल्सो टू मच स्मॉलर देन आर, स्मॉल आर। Therefore, in the denominator where r is present, in the denominator of equation 2, we can neglect a square, a term containing a and x in comparison to r. डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर में यहाँ ए स्क्वायर हटा दें, उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर में आर का टर्म नहीं है, जहाँ आर प्रेजेंट है तो आर जो डिस्टेंस है सोलेनॉइड के सेंटर से एक्सियल पॉइंट पी का, तो उसके कंपेरिजन में एक्स को और स्मॉल ए को नेगलेक्ट करना होगा। ये नहीं कि ऊपर ए स्क्वायर है तो उसको भी नेगलेक्ट कर दें, ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि ऊपर में कोई आर का टर्म है नहीं, जहाँ आर का टर्म प्रेजेंट है, आर टर्म स्मॉल आर जो डिस्टेंस है पी का, तो उसके कंपेरिजन में स्मॉल एक्स जो डिस्टेंस है सर्कुलर एलिमेंट का सोलेनॉइड के सेंटर से, स्मॉल एक्स ही डिस्टेंस है, जबकि आर जो है सेंटर से पी का डिस्टेंस निश्चित रूप से आर बहुत बड़ा है, और रेडियस जो आपका सोलेनॉइड का है चाहे सर्कुलर एलिमेंट का है, उस रेडियस स्मॉल ए भी आर से जो ओपी जो डिस्टेंस है सेंटर से एक्सियल पॉइंट का उससे काफ़ी छोटा है, वही ए टू मच स्मॉलर देन आर एंड एक्स टू मच स्मॉलर देन आर, देन इन द डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 2 वी कैन नेगलेक्ट a term containing a and x in comparison to r in the denominator of equation 2. So neglecting we will left with, तो हमें क्या बचेगा, dv equal to mu naught I n dx multiplied by a square upon 2, a स्क्वायर भी नेगलेक्ट हो गया r के कंपेरिजन में, ये टर्म समाप्त हो गया, केवल r बचा, x भी नेगलेक्ट हो गया, a स्क्वायर और x जो टर्म है नेगलेक्ट हो गया, तो बचा केवल r, ये भी x नेगलेक्ट हो गया, ये भी नेगलेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों का वैल्यू a और x का वैल्यू r से काफ़ी स्मॉल है, r से काफ़ी स्मॉल है a तथा x का वैल्यू,
इसलिए नेगलेक्ट, तो केवल ये बचा आर स्क्वायर का पावर, ये टर्म इसको नेगलेक्ट किए, एक स्मॉल ए को और स्मॉल एक्स को, तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर का पावर हाफ केवल आर हो गया, आर स्क्वायर से हाफ का मतलब स्क्वायर रूट, तो आर का जो स्क्वायर है वह हाफ से स्क्वायर रूट से वह न्यूट्रलाइज हो गया, तो बच क्या गया अब केवल आर क्यू बच गया, तो नीचे में केवल 2r3, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इस कंडीशन को अप्लाई करने पर आफ्टर नेग्लेक्टिंग ए एंड एक्स इन कंपेरिजन टू आर इन द डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 2 लिख देता है। आफ्टर नेग्लेक्ट किया गया स्मॉल ए और स्मॉल एक्स को आर के कंपेरिजन में इक्वेशन 2 के डिनोमिनेटर में। आफ्टर नेग्लेक्टिंग स्मॉल ए which is the radius of the solenoid or the circular loop, after neglecting a small a and small x, after neglecting a small a and a small x in comparison to a small r, a and x in comparison to a small r, जो कि डिस्टेंस है एक्सियल पॉइंट पी का सोलेनॉइड के सेंटर ओ से, इन कंपेरिजन टू आर इन द डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 2, इन द डिनोमिनेटर में किए हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में आर प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में ए का टर्म है लेकिन आर वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो इस बार को नेगलेक्ट नहीं करेंगे। इन द डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 2, तो हमें ये रिजल्ट मिला इक्वेशन 3। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ आई है, एन है, आई यहाँ पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, पाई ए स्क्वायर रेडियस हो जाएगा, थी होगा सर्कुलर सेक्शन का एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, तो पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे भी करना होगा पाई से मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू देयरफॉर डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन इंटू आई एन, पहले एन ही लिख दिया जाए क्योंकि करंट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है करंट इंटू एरिया होता है, करंट लूप का जो सर्कुलर करंट लूप का या करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट करंट इंटू एरिया, तो पहले एन ही लिख दिया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और उसके अलावा उसके बाद आई एन डी एक्स को लिख दिया जाए मल्टीप्लाइड बाई आई ए स्क्वायर को एक साथ कर लिया जाए, आई मल्टीप्लाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना था, तो पाई ए स्क्वायर अपॉन यहाँ भी 2 पाई आर क्यू, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई स्मॉल बाई पाई, क्यों पाई ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा सोलेनॉइड का या सर्कुलर सेक्शन का, यहाँ तो अभी सर्कुलर सेक्शन लिए हैं लेकिन सोलेनॉइड का भी सेक्शन जो है सर्कुलर ही है, तो उसका भी एरिया पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए पाई ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा, और आई इंटू ए एन को हम लिख सकते हैं n/2l, स्मॉल n इजकल टू n/2l, तो एन आई ए जो होता है करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा n/2l कर सकते हैं, तो आई इंटू ए स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम पूरे, ये तो हो गया सर्कुलर एलिमेंट के सी के कारण पी एक्सियल पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड, हमको चाहिए पूरे किसके कारण यहाँ पर आई ए लिख सकते हैं, एरिया आई ए पाई ए स्क्वायर इजकल टू एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्शन या एरिया ऑफ द सोलेनॉइड, क्योंकि सोलेनॉइड का सेक्शन भी सर्कुलर होगा। तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं इक्वेशन, अब इसको हम 4 लिख दें, आई एम राइटिंग इट इक्वेशन 4। अब इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल के कारण, टोटल माने ये सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एक्सियल पॉइंट पी पर, तो केवल इंटीग्रेशन सब टर्म कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, केवल इंटीग्रेशन होगा dx पर, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस एक इंच का सोलेनॉइड का एल है, और सेंटर से फिर राइट इंच का भी एल है, लेकिन कन्वेंशन से सेंटर से लेफ्ट इंच का डिस्टेंस -l और उधर जो है +l, तो लिमिट हो जाएगा -l टू +l इंटीग्रेशन लिमिट। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग dp, after obtaining dB at the axial point P, which is the magnetic field at the axial point P due to a circular element, a small circular element C, या small circular loop C of the solenoid. Now total magnetic field due to the solenoid, entire magnetic field due to the solenoid at axial point P is, therefore B is equal to, therefore total magnetic field at the axial point P, therefore magnetic field at the axial point P due to the solenoid, magnetic field, ये total magnetic field हो जाएगा due to entire solenoid, magnetic field
माने एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड हो गया एट पॉइंट पी, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एट पॉइंट पी ड्यू टू द इंटायर सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको लिख लें एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड मतलब ड्यू टू द इंटायर सोलेनॉइड। ये तो एक एलिमेंट था, सर्कुलर एलिमेंट, पूरे सोलेनॉइड का एक सर्कुलर एलिमेंट था, एक वृत्ताकार अवयव था, वृत्ताकार भाग था, पोर्शन था, या वृत्ताकार लूप था, एक स्मॉल सर्कुलर लूप जो कि सोलेनॉइड का एक पार्ट था। उसके कारण एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये आया म्यू नॉट एन डी एक्स आई इंटू पाई ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा ऑफ द लूप अपॉन 2 पाई आर क्यू। अब यहाँ इंटायर सोलेनॉइड के कारण कैलकुलेट कर रहे हैं, सोलेनॉइड इज ये हो जाएगा बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया एक्सियल बी, कैपिटल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल डी बी, और इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स इक्वल टू माइनस एल, सेंटर से लेफ्ट साइड में अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, डिस्टेंस तो लेंथ एल ही है लेकिन माइनस एल, एक्स इक्वल टू माइनस एल टू एक्स इक्वल टू प्लस एल, लिमिट हो गया प्लस एल, और डी बी का वैल्यू यहाँ है म्यू नॉट, डी बी का वैल्यू म्यू नॉट, थोड़ा बड़ा करके लिखें, इक्वल्स टू इंटीग्रल म्यू नॉट, डी बी का वैल्यू म्यू नॉट एन डी एक्स आई इंटू पाई ए स्क्वायर, एरिया हो गया सर्कुलर एलिमेंट का या सोलेनॉइड का सेक्शन सर्किल है, पाई ए स्क्वायर इंटू आई इंटू ए, एरिया पाई ए स्क्वायर होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर, रेडियस यहाँ स्मॉल आर ए है, स्मॉल आर की जगह, और अपॉन 2 पाई आर क्यू, और लिमिट हो गया एक्स का कहाँ से कहाँ तक, माइनस एल टू, सेंटर से यहाँ लेफ्ट इंड का सोलेनॉइड का, और फिर सेंटर से राइट इंड का एक्स इक्वल टू प्लस एल, तो लिमिट हो गया इंटीग्रेशन सिंबल हो गया लॉन्ग एस विच इज रीड एज लॉन्ग एस, इस सिंबल को लॉन्ग एस पढ़ा जाता है क्योंकि इंटीग्रेशन मीन समेशन होता है, और ये एस से लॉन्ग, बड़ा एस से इसको डिनोट किया गया है, इट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज सो रीड एज लॉन्ग एस, लिमिट एक्स इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल, लोअर लिमिट माइनस एल टू प्लस एल इधर एक्सट्रीम में सोलेनॉइड के राइट पार्ट में, और ये हो गया म्यू नॉट, सब बाहर कर दीजिए, सभी कांस्टेंट है, म्यू नॉट एन डी एक्स केवल होगा अंदर, आई ए पाई ए स्क्वायर एरिया हो गया अपॉन 2 पाई आर क्यू, और इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रल अब केवल डी एक्स पर होगा इंटीग्रेशन, सभी स्मॉल एलिमेंट का सम होगा, माने एक सेक्शन तो सी है, ऐसा सेक्शन सर्कुलर सेक्शन सोलेनॉइड में बहुत सारा होगा, तो सबका सम हो जाएगा, तो इसी पर इंटीग्रेशन का सिंबल होगा एक्स इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल। अब ये हो गया म्यू नॉट एन आई ए अपॉन 2 पाई आर क्यू, और डी एक्स का एक्स हो गया इंटीग्रेशन प्लस एल टू माइनस एल, इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स हो गया, लिमिट हो गया एक्स का माइनस एल टू प्लस एल। अब यहाँ प्लस एल एक बार एक्स की जगह प्लस एल सेट करेंगे, अब माइनस एल तो सीधे 2 एल हो जाएगा, प्लस एल एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, माइनस डिफरेंट इंटीग्रल के रूल से माइनस लोअर लिमिट माइनस एल, तो प्लस एल माइनस एल दैट इज एल प्लस एल दैट इज 2 एल, तो यहाँ हो गया म्यू नॉट एन इंटू सीधे हो गया 2 एल, तो एन इंटू 2 एल, हम 2 एल को अंदर कर देते हैं, यहाँ जो 2 एल आएगा एक्स का लिमिट प्लस एल माइनस एल, अपर लिमिट प्लस एल और माइनस एक्स की जगह पर फिर लोअर लिमिट माइनस एल सेट करने पर 2 एल हो जाएगा, एन इंटू 2 एल, और इंटू एन इंटू 2 एल क्या हो जाएगा, स्मॉल एन था क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था कैपिटल एन अपॉन 2 एल, देयरफॉर एन इक्वल टू कैपिटल एन इक्वल टू एन इंटू स्मॉल एन इंटू 2 एल हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा एन इंटू 2 एल, इसलिए 2 एल को एक साथ कर दिए, अब फिर एन इंटू 2 एल एन हो जाएगा, फिर आई इंटू ए अपॉन 2 पाई आर क्यू, अब आपका एक्सप्रेशन आ गया, आने जा रहा है, और b इक्वल्स टू म्यू नॉट और n इंटू 2 एल, कैपिटल एन हो गया, इक्वेशन 1 यूजिंग 1, इक्वेशन 1 में स्मॉल एन हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड अपॉन लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 2 एल, n बाई 2 एल, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड में परिनालिका में तार की कुल लपेटों की संख्या n हो गया, स्मॉल n में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, स्मॉल n इंटू 2 एल, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, कुल लपेटों की संख्या तार का परिनालिका में, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई ए अपॉन 2 पाई आर क्यू,
NIA/2πr/Q। अब यहाँ पर NIA क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, सर्कुलर करंट लूप का या करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट M हो गया, कैपिटल M वेक्टर है लेकिन यहाँ पर B का मैग्नीट्यूड लिए हैं तो यहाँ कैपिटल M मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं, अपॉन 2πr/Q। और ये 2πr/Q, और ये अब बार मैग्नेट के कारण जो यही एक्सियल पॉइंट पर B एक्सियल हो गया, एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया, किसके कारण, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण। और इसको हम कर सकते हैं अब NIA क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप, NIA इक्वल टू हो गया कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप, या यहाँ टोटल सोलेनॉइड के कारण हो गया, टोटल सोलेनॉइड के कारण हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। तो सोलेनॉइड भी तो करंट लूप ही है, सर्कुलर करंट लूप भी है, बहुत सारा इसमें सर्कुलर लूप्स हैं सोलेनॉइड में। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ऑफ द सोलेनॉइड, कैपिटल M हो गया। अब ये एक्सप्रेशन जो है एक्सियल पॉइंट पर हो गया, मतलब B इक्वल टू देयरफॉर B इक्वल टू B एक्सियल, और ये हो गया B एक्सियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4π अपॉन, ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2m/r/Q, यही हो गया। और ये बार मैग्नेट के कारण भी मैग्नेटिक मोमेंट का ही एक्सप्रेशन होगा। अगर 12 लेंथ का बार मैग्नेट लिया जाए तो ये किसके कारण हुआ, एक्सियल पॉइंट पर, ये हो गया सोलेनॉइड के एक्सियल पॉइंट P पर, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड मैंने एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। और ये सेम है किसके कारण, इट इज द सेम टू द एक्सियल फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट at the same distance small r from the center of the bar magnet. Then this is equation नंबर 3 to 3 दे दें यहाँ, 1 2 था 3 हो गया। एंड दिस इज द एक्सियल पॉइंट, ये हो गया, दिस इज द एक्सियल फील्ड, दिस इज द एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एक्सियल पॉइंट P पर है, एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ड्यू टू ए सोलेनॉइड। And this field is same, this axial field is same to that of a bar magnet, this axial field is same to that of a bar magnet. So a bar magnet is equivalent to a current carrying solenoid, हम कह सकते हैं bar magnet is, तो this field is, write down, this axial field due to a solenoid is the same to that of a bar magnet, that of a bar magnet means magnetic field due to a bar magnet। राइट डाउन, इस साइड में इसको लिख देता हूँ, दिस एक्सप्रेशन इक्वेशन 3, एक्सियल फील्ड है सोलेनॉइड का, दिस एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying solenoid is equal to, सेम है, is सेम माने समान है, यही बार मैग्नेट के कारण भी 12 लेंथ का बार मैग्नेट लेंगे तो उस बार मैग्नेट के सेंटर से भी L डिस्टेंस स्मॉल r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सेम आएगा, म्यू नॉट बाई 4π 2m/r/Q। इसे हम लोग ऑब्टेन भी करेंगे, ये अलग टॉपिक भी है जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, इसके अगले पार्ट्स में उसको 5 6 7 पार्ट में उसको हम डिराइव करेंगे। इज सेम टू डेट ऑफ ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल, टू ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट और ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो इससे प्रूव हो गया मैथमेटिकली भी कि बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। हेंस thus we can write, thus a bar magnet is equivalent to a current carrying solenoid, इससे क्लियर हो गया कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड बार मैग्नेट जो है इक्विवेलेंट है करंट कैरिंग सोलेनॉइड के, इसलिए कि सोलेनॉइड के कारण जो B मीन्स B एक्सियल के लिए AX लिखे हैं, एक्सियल अक्षीय बिंदु जो P था एक्सियल पॉइंट उसके सेंटर से,
तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट है सोलेनॉइड के कारण, और इतना ही एक्सप्रेशन उसके कारण भी आ गया। अगर एम मैग्नेटिक मोमेंट का ही अगर बार मैग्नेट लिया जाए और 12 लेंथ का ही बार मैग्नेट लिया जाए और उसके बार मैग्नेट के सेंटर से भी स्मॉल आर डिस्टेंस पर ही एक्सियल पॉइंट अगर लिया जाए तो वहाँ पर भी बार मैग्नेट के कारण भी सेम एक्सप्रेशन आएगा, जिसको हम लोग बाद में डिराइव भी करेंगे अगले पार्ट्स में। तो इसलिए अब कह सकते हैं कि दोनों का एक्सप्रेशन, दोनों के कारण जो एक्सियल फील्ड हो गया सोलेनॉइड के कारण और बार मैग्नेट के कारण जो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब परिणालिका करंट कैरिंग सोलेनॉइड मान धारावाही परिणालिका और क्षण चुंबक के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, उसका दोनों सेम हो गया। ये यही आएगा बार मैग्नेट के कारण भी, बार मैग्नेट के आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सियल फील्ड यही आएगा बार मैग्नेट के लिए भी, तो दोनों सेम हो गया। तो इसलिए कह सकते हैं thus it is clear that a bar magnet is equivalent to a current carrying solenoid। और इसी के साथ जो है ये पार्ट का ये जो टॉपिक था बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये पार्ट समाप्त हुआ। लेकिन अब दो प्रॉब्लम्स है जिसको कि मैं सॉल्व करूंगा, एनसीईआरटी टेस्ट प्रॉब्लम, जो कि वर्क डन इन रोटेटिंग ए बार मैग्नेट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पार्ट 4 में मैंने डिराइव किया था एक्सप्रेशन, उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स है जिसको अब करने जा रहा हूँ इसके बाद, ये टॉपिक करने के बाद। Now solutions to NCERT text problems, question number 5.4 and 5.7. First of all, question number 5.4, और ये दोनों प्रॉब्लम बेस्ड है पिछला जो टॉपिक पार्ट 4 में मैंने डिराइव किया था एक्सप्रेशन, वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों ही फार्मूला पर दोनों ये प्रॉब्लम्स बेस्ड है और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछा जाता है, डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और एनसीईआरटी टेस्ट प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5.4, इन विच ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू 0.34 जूल पर टेस्ला, ये वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया गया है तो कैपिटल M पर वेक्टर नहीं दिया गया है, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इसको कहा जा सकता है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र या समरूप चुंबकीय क्षेत्र, तो लिखा दिया है प्रॉब्लम में। इफ द बार मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट जो है फ्री रोटेट करने के लिए, घूमने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है, तो विच ओरिएंटेशन वुड करस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस। तो कौन सा कन्फिग्रेशन इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्थायी संतुलन की स्थिति होगी, और कौन अस्थायी संतुलन होगा, बी में पूछना है। और प्रत्येक स्थिति में बार मैग्नेट का या शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसको मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जा सकता है, चुंबकीय द्विध्रुव, तो किस कन्फिग्रेशन में, किस अवस्था में स्टेबल स्थायी संतुलन में होगा बार मैग्नेट और किस अवस्था में अस्थायी संतुलन में होगा। तो ये तो मैं पिछले ही पार्ट में बतला चुका हूँ कि अस्थायी स्टेबल इक्विलिब्रियम में बार मैग्नेट तब होगा जब वह थीटा इक्वल टू 0, मतलब जब बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लाइन होगा या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा तो अस्थायी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और जब बार मैग्नेट को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया जाएगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। तो पिछले पार्ट में ही, पार्ट 4 में ही मैंने इसको जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था, तो उसके स्पेशल केसेस में मैंने उसको डिस्कस किया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 0 होगा, मैंने बार मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में बार मैग्नेट जो होगा, बार मैग्नेट वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, तो देयरफॉर 180 डिग्री से रोटेट करने पर बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, तो ये ऑब्टेन होगा अनस्टेबल ये इक्विलिब्रियम की स्थिति, मतलब अस्थायी संतुलन की स्थिति, और प्रत्येक अवस्था में निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो उसका फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में, उसी का यूज करेंगे। तो ये में है स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब बार मैग्नेट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के, बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, मैंने क्षण चुंबक जो है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के समानांतर आ जाएगा, उसी की दिशा में आ जाएगा, तो अस्थायी संतुलन होगा, तो उसके लिए थीटा 0। तो फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द बार मैग्नेट शॉर्ट बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट कौन सा कन्फिग्रेशन होगा, थीटा ओरिएंटेशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री,
नाउ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है दोनों केस में। नाउ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन ईच केस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार मैग्नेट इन दिस केस स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार मैग्नेट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन, क्षण चुंबक के अस्थायी संतुलन की स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि क्षण चुंबक बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लाइन हो जाएगा, के लॉन्ग आ जाएगा। तो बार मैग्नेट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम, इन इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, इन इट्स माने बार मैग्नेट का इन इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम इज, फार्मूला है एक्सप्रेशन u इजकल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, u इजकल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा 0 हो जाएगा यहाँ, माइनस एम है मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है 0.32 मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये है b है, ये b है मैग्नेटिक फील्ड, b इजकल टू 0.15 टेस्ला और कैपिटल M इज गिवन 0.15 एंड कॉस 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम में कॉस 0। अब ये निगेटिव आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आ जाएगा और माइनस 0.32 इंटू 0.15 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 0.048 कॉस 0 हो जाएगा। इतना जो है ये वर्क डन के ही इक्वल होगा, तो इतना जूल हो जाएगा, आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 15 को, 3215 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 0 1 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 प्लस 1 16 2 3 0 6 प्लस 2 8 3 4 और 4 प्लेस पर डिसमल है 0.32 और 0.14 तो 1 2 3 4 एक जीरो दे करके पहले डिसमल तो 0.048 सही लिखा है उसमें, तो इतना जूल हो गया जो कि निगेटिव है। और बी में क्या होगा, अब बी में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्फ़िगरेशन कब होगा, बार मैग्नेट का अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कब होगा, जब बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 180 से रोटेट कर दिया जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अस्थायी संतुलन हो जाएगा। जब बार मैग्नेट को क्षण चुंबक को या दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए तो वह दंड चुंबक का बार मैग्नेट का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अस्थायी संतुलन की अवस्था होगी, कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो फॉर द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन कितना होगा 0 to 180 फॉर द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द बार मैग्नेट। ऊपर लिखता हूँ तो नाउ फॉर द बी पार्ट का आंसर ऊपर, ए पार्ट का आंसर यहाँ है, बी पार्ट का आंसर ऊपर। फॉर द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अस्थायी संतुलन इसको हिंदी में कहेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ द बार मैग्नेट थीटा इक्वल टू कितना होगा 180 से रोटेट करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से। इक्विलिब्रियम ऑफ द बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री ओरिएंटेशन होगा। तो ओरिएंटेशन पूछ रहा था कितना होगा, तो 180 अस्थायी संतुलन की स्थिति में बार मैग्नेट का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 180 से रोटेट करना होगा। और इस कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार मैग्नेट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार मैग्नेट in this configuration means unstable equilibrium in this configuration means in unstable equilibrium अस्थायी संतुलन की स्थिति में क्षण चुंबक का बार मैग्नेट का in this configuration means unstable equilibrium अस्थायी संतुलन, ये अवस्था है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की अवस्था को, इस अवस्था को अस्थायी संतुलन की अवस्था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अस्थायी संतुलन हिंदी में इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 तो हो ही गया है। फार्मूला लगा अप्लाई करते हैं, सेम फार्मूला माइनस पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू है माइनस एम बी साइन थीटा दैट इज माइनस एम का तो वही वैल्यू है 0.32 और मैग्नेटिक फील्ड का 0.15 टेस्ला एंड कॉस। अब यहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बार मैग्नेट को 180 से रोटेट कर दिया गया, अब ये हो गया
मल्टीप्लाई होकर उतना ही वैल्यू ये पॉजिटिव आ जाएगा। cos 180 -1 होता है, cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। ये था पोटेंशियल एनर्जी of the bar magnet in the stable equilibrium, u is equal to minus mb cos theta, that is minus 0.32 into 0.15 cos 0, that is minus 0.048। यह स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी हो गया बार मैग्नेट का, जो कि निगेटिव है कैपिटल यू, और यहाँ जो है पॉजिटिव आ जाएगा माइनस एम बी साइन थीटा। एम का सेम वैल्यू है माइनस 0.32 माइनस तो आगे है ये फार्मूला में, और बी का है 0.15 cos 180, और ये हो गया 0.32 इंटू 0.15 0.048 cos 180 -1 माइनस प्लस हो गया, दैट इज 0.048 जूल, और ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये प्रॉब्लम हो गया 5.4। अब नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व 5.7 which is the problem, NCERT test problem, which is based on the work done in rotating a magnetic dipole in a uniform magnetic field. Now question number 5.7, which is the last problem of this part as well. This is NCERT test problem 5.7, 5वें चैप्टर का 7वां हिसाब है। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M 1.5 जूल पर टेस्ला, तो दिया है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट 1.5 जूल पर टेस्ला, लाइज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, इसका भी वैल्यू लिख लिया जाए 0.22 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड में 0.22 टेस्ला के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन है, उसके अलोंग है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में शुरू में उसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग बार मैग्नेट है, दैट इज थीटा इक्वल टू 0। अब स्मॉल ए में निकालना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन एंड दूसरा अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। तो वर्क डन निकालना है, टॉर्क के द्वारा वर्क डन निकालना है ए पार्ट में, स्मॉल ए पार्ट में, जिससे कि बार मैग्नेट जो है पहले कहाँ था, लाइन था मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बार मैग्नेट, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से कितना पर रोटेट कर जाए, कहाँ चल जाए 90 पर, और फिर दूसरे केस में अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, मतलब थीटा इक्वल टू 0 से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा इक्वल टू अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का मतलब है 180 से रोटेट कर दिया जाए बार मैग्नेट को। तो वर्क डन निकालना है, तो पहले ए में हम निकाल लें अमाउंट ऑफ वर्क डन, माने पहले में निकालते हैं फील्ड डायरेक्शन के नॉर्मल लाने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन टू रोटेट द मैक्सिमम थी वर्क डन टू रोटेट द, अब ए का पार्ट 1 में है नॉर्मल टू द फील्ड, और दूसरा ए का पार्ट 1 का काम करते हैं। ए का पार्ट 1 की वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द बार मैग्नेट नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन, जब मैग्नेटिक बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग था, अलाइन था। तो वर्क डन का फॉर्मूला है पहले केस में, वर्क डन का जो फॉर्मूला है टू रोटेट ए बार मैग्नेट फ्रॉम वन एंगल थीटा 1 इनिशियल एंगल थीटा 1 टू फाइनल एंगल थीटा 2 इज वर्क डन in rotating a magnet W is equal to MB capital M capital V cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो इस केस में शुरू में थीटा 1 की जगह पर क्या होगा 0 डिग्री माइनस cos कहाँ तक ले जाना है, रोटेट करना है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर cos 90। थीटा 1 0 डिग्री हो गया, थीटा 2 90, फार्मूला में सेट कर दिए MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो यहाँ पर पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड को अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field direction, normal to the field direction means थीटा 90। अब ये हो गया MB cos 0, थीटा 1 है 0, शुरू में बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग था, तो थीटा 1 0 था, थीटा 2 हो गया 90। इस केस में थीटा 1 0 है, थीटा 1 हमने थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग है तब, और दूसरा हो गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसको कर दिए हैं तब ये हो गया 90। तो MB हो गया cos 0 1 माइनस cos 90 0, डेट इज MB 1 माइनस 0 डेट इज MB, M इंटू बी हो गया कैपिटल M इंटू बी, और M का वैल्यू है दिया हुआ प्रॉब्लम में, M का वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.22, B का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करने पर 0.33, इतना वर्क डन है जूल, 0.33 जूल आंसर। बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से टॉर्क के द्वारा, एक्सटर्नल टॉर्क द्वारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, मतलब थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाने में जो वर्क डन हो गया थीटा 2 इक्वल टू 90, तो हो गया 0.33 जूल। अब इसको लाना है बी पार्ट में, अब इसको लाना है कि अब किस में लाना है,
सेकेंड केस में ए का ही सेकेंड पार्ट है भी चलेगा, उसमें अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, दैट इज थीटा इजकल टू θ1 0, θ2 इजकल टू 180. Now second part of A is work done by the torque to turn the magnet opposite to the field direction. टॉर्क के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करना है जो मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट मतलब 180 से रोटेट कर दे. तो फार्मूला हो गया W इजकल टू एम बी कॉस θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस कॉस θ2. ओरिजिनल फार्मूला यही है. अब इसमें m का वैल्यू दिया है, m इज गिवन. पहले इसका जो प्रॉब्लम है पार्ट ए का पार्ट 1 में वर्क डन बाय द टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन. तो W इजकल टू एम बी कॉस 0 डिग्री, क्योंकि शुरू में बार मैग्नेट लाइन है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है बार मैग्नेट शुरू में, तो θ1 0 होगा. और सेकेंड सिचुएशन और फिर उसको टर्न कितना किए से किया गया है बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 90 डिग्री से, तो θ2 इज कॉस 90, θ2 इज 90. और m का वैल्यू 1.5 था मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड 0.22 टेस्ला. तो m का वैल्यू पुट कर देते हैं 1.5, उतना ही वैल्यू है. और 0.22 कॉस θ0 डिग्री माइनस कॉस कितना से रोटेट करना है अपोजिट फील्ड डायरेक्शन से 180 डिग्री, कॉस 0 माइनस कॉस 180. अब ये हो गया कितना, नहीं तो एम बी का वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, आ जाएगा लास्ट में. एक फार्मूला ही आ जाएगा जो हम निकाले भी थे पिछले पार्ट में, एम बी इंटू कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू एम बी कॉस 0 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 180 माइनस 1. यही फार्मूला आ गया सीधे डायरेक्ट 180 से रोटेट करने के लिए. तो ये एम बी 1 प्लस 1 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, 1 प्लस 1 2 एम बी. इसी फार्मूला के बारे में मैं बात कर रहा था जिसको मैंने डिराइव भी किया था पिछले पार्ट में ही. टॉर्क का जब एक्सप्रेशन निकाला था, ये वर्क डन का एक्सप्रेशन जब निकाला था पिछले पार्ट में, पार्ट 4 में, बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराने में जो वर्क डन था, तो उसके स्पेशल केस में हमने निकाला था कि θ1 अगर शुरू में इनिशियली बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो θ इजकल टू 0 डिग्री और 180 से रोटेट कर दिए तो 1 कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 माइनस 1, कॉस 0 1, 1 प्लस 1 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 1, तो 2 एम बी हो गया सीधे डायरेक्ट फार्मूला. अब 2 एम का वैल्यू है पुट कर दीजिए. एम बी आया है फर्स्ट केस में आया है कितना 0.33, एम बी का ही वैल्यू था, ये एम बी ही था तो 0.33 आ चुका है. तो यहाँ पर सीधे 2 इंटू 0.33 एम बी का वैल्यू हम ला चुके हैं फर्स्ट केस में, तो एम का वैल्यू वही है, बी का वैल्यू वही है. अब इससे फ़ायदा हुआ कि फिर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा उतना, फिर सीधे एम बी का वैल्यू को से का ट्वाइस कर दिए तो ये वैल्यू आ गया इसका 0.66 जूल आंसर. तो ये सेकेंड केस में, ए का सेकेंड केस में मतलब टॉर्क के द्वारा बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 180 डिग्री से रोटेट करने में वर्क डन ही हो गया. अब फर्स्ट केस में था, ए का पहले पार्ट में था टॉर्क के द्वारा वर्क डन था बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से θ इजकल टू 0 डिग्री से θ2 इजकल टू 90 डिग्री से टर्न कराने में 0.33 जूल. और इसमें डबल आ गया, डबल मैंने वर्क डन हो गया 180 से रोटेट कराया तब. अब इसके बाद इसका बी पार्ट है, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन द केसेस A1 एंड A2. A1 और A2 के केस में जो वर्क डन का आया है हमारा केस था, केस का मतलब था कि एक में बार मैग्नेट को केस A1 में बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन θ इजकल टू 0 से 90, θ2 इजकल टू 90 से रोटेट करना था. और इस केस में सेकेंड केस में हमें रोटेट करना है कितना से 180 से रोटेट करना है. तो अब टॉर्क का फार्मूला हम जानते हैं. अब पार्ट बी का सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का 5.7 का, तो टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस 1, केस A1 मैंने पहला जो केस था ए का 1, टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस 1, इन केस ए का जो था 1 पहला केस था, केस ए का पहला, तो उसमें बार मैग्नेट को रोटेट किया गया था 90 से. तो टॉर्क का एक्सप्रेशन है टॉ इजकल टू एम बी साइन थीटा, थीटा इजकल टू 90 से रोटेट किया गया है इसमें. तो एम का वैल्यू 1.5
और बी ये एम का वैल्यू 1.5 था और बी था आपका प्रॉब्लम में ए का वैल्यू एम का वैल्यू उसको हमने मिटा दिया है। एम का वैल्यू था 1.5 और बी का वैल्यू 0.22। 1.5 इंटू 0.22 और साइन 90 से रोटेट करना था, तो ये फार्मूला टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन 90। तो ये आ गया उतना ही साइन 90 डिग्री 1, तो 1.5 इंटू 0.22 ये भी आ गया 0.33, लेकिन इसका यूनिट चेंज होगा। टॉर्क का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर जूल भी हो सकता है, क्योंकि वर्क डन भी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस न्यूटन मीटर और टॉर्क भी न्यूटन मीटर। तो 0.33 न्यूटन मीटर और 0.33 जूल भी लिखा जा सकता है इसका। और सेकेंड में इन केस 2 टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस A1। अब नाउ टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस A2। पहले इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था A, उसका A2। उसमें बार मैग्नेट को रोटेट किया गया है कितना से 180 से, फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, दैट इज 180 डिग्री से। तो टॉर्क इज टॉ इजकल टू एम बी साइन 180 डिग्री। अब एम बी का कुछ भी वैल्यू हो 0.33 है, लेकिन यहाँ साइन 180 जीरो होता है, इसलिए पूरा टर्म ही जीरो हो गया, दैट इज जीरो। टॉर्क जीरो हो गया इस केस में, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया। जब बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 180 से रोटेट कराया जाएगा तो टॉर्क जो है जीरो, क्योंकि साइन 180 इजकल टू जीरो। और इसी के साथ ये इस प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।